Hello, student of 8th class. Today we have started chapter number 16. The chapter name is National Security. According to the concept, the four essential elements are the involved in the making of nation. देखिए, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जैसे लैंड, पॉपुलेशन, सेविलिटी एंड गवर्नमेंट. Armed forces are important part of the nation, ensure the integrity of the nation. ये सभी चीज़ें एक राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है. हमें अपने बॉर्डर को सिक्योर भी करना है, इन सभी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए. इंडियन आर्म फोर्सेस आर प्राइड ऑफ द नेशन एंड द ट्रस्ट ऑफ द पीपल. जो भारतीय सेना है उसको बहुत ज़्यादा गर्व अपने ऊपर है और लोगों का ट्रस्ट भी बना रहता है. इंडियन सोल्जर नोन एज द वैल्यूर इन द सेक्रीफाइस देयर लाइफ इन द वर्ल्ड. जो भारतीय सैनिक हैं वो पूरे विश्व के अंदर अपनी कर्मनिष्ठा और अपने जीवन को बलिदान करने के लिए फेमस माने जाते हैं. सिक्योरिटी चैलेंजेस अ नेशन. देखिए, एक राष्ट्र के लिए सुरक्षा संबंधित जो चैलेंजेस है उसको फेस करना पड़ता है. सिक्योरिटी चैलेंजेस हैव ऑलवेज बीन द रिमेन बिफोर द इंडिया. शुरू से ही इंडिया अपनी सुरक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा सतर्क रहा है. These security challenges are the difficult levels. ये जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस है वो हमारे लिए अलग अलग लेवल पे देखने को हम लोगों को मिलता है. The threat of enemy is not only on the borders of the nation. जो धमकियां हैं वो केवल हमें बॉर्डर के उस पार से नहीं मिलती है, बल्कि but the enemy also always try to pose the threat to the internal security. वो हमेशा इंटरनल सिक्योरिटी को भी चैलेंज करते रहते हैं. टेररिस्ट एक्टिविटी बाय इन्फ्लेटिंग देम इनटू द कंट्री बाय मैनेजिंग समहाउ द ब्रेक द सिक्योरिटी लेयर्स. देखिए, जो आतंकवादी होते हैं वो हमेशा इस प्रयास में रहते हैं तो किस प्रकार से हमारी सिक्योरिटी को तोड़ें. ऑन द अदर साइड्स ट्राई टू अटैक द यूनिटी ऑफ नेशन. और दूसरी तरफ ये हमारी अखंडता पर हमला करना चाहते हैं. आवर कंट्री हैज़ द मल्टी लेयर सिक्योरिटी सेटअप. हमारी जो सेना है वो मल्टी लेयर सिक्योरिटी से लैस होती है और वो इन थ्रेट्स का बहुत अच्छे से जवाब देती है. इंडिया नेबरिंग बाय पाकिस्तान इन द वेस्ट एंड चाइना इन द नॉर्थ. देखिए, भारत जो है, भारत के जो पड़ोसी हैं, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है. बोथ द कंट्री हैड द अटैक इंडिया अर्लियर. दोनों ही देशों ने इंडिया के ऊपर पहले हमला किया हुआ है. इंडिया हैज़ ऑल्सो बॉर्डर डिस्प्यूट विद द बोथ कंट्री. इंडिया का बॉर्डर का डिस्प्यूट दोनों ही कंट्री से पहले भी रहा है और अब भी है. पाकिस्तान इज़ फाइटिंग प्रॉक्सी वार विद द इंडिया थ्रू द टेररिस्ट. देखिए, पाकिस्तान क्या करता है बच्चों, वो प्रॉक्सी वार में शामिल होता है. वो खुद तो युद्ध नहीं करता बल्कि वो आतंकवादियों से मिल करके हम पे हमला करवाता रहता है. The exchange firing reported frequently China every day violates the border in the north east. अगर नॉर्थ ईस्ट में देखें तो चाइना हमेशा ही फायरिंग करता रहता है. There is a continuous threat of infiltration of border. हमेशा बॉर्डर पे तनातनी बनी रहती है बच्चों. There are two aspects of the national security. देखिए, हमारे यहाँ पर दो तरह की राष्ट्रीय सुरक्षा की जाती है. एक है इंटरनल
दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल सिक्योरिटी मीन्स सिक्योरिटी ऑफ बॉर्डर्स। देखिए, अगर हम आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें अपने बॉर्डर की सुरक्षा करना चाहिए। एक्सटर्नल के अंदर हम बात करते हैं बच्चों। आर्म फोर्सेस द कंट्री डिफीटेड एनिमी एज फर्स्ट लाइन सिक्योरिटी। देखिए, जो हमारी सशस्त्र सेनाएं हैं वो अपने दुश्मनों को परास्त करती है, इसको हम लोग फर्स्ट लाइन सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग पीस टाइम व्हेन देयर इज़ नो वार लाइक सिचुएशन। देखिए, शांति के समय जब किसी भी प्रकार का युद्ध का माहौल ना हो, द आर्म फोर्सेस रिमेन ऑलवेज फ्रॉम द बॉर्डर। इसके बावजूद भी जो हमारी सेनाएं हैं वो हमेशा बॉर्डर पे ही बनी रहती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, कोस्ट गार्ड, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस एंड अदर पार्लियामेंट्री फोर्सेस एज सेकेंड लाइन सिक्योरिटी सिक्योर द बॉर्डर्स पार्टिसिपेटिंग ड्यूरिंग द पीस टाइम। शांति के समय भी ये अपनी सरहदों की सुरक्षा करते रहते हैं। दीज फोर्सेस स्टॉप टेररिस्ट। ये जो फोर्सेस होता है, जो आतंकवादियों का हमला है, उनके मूवमेंट्स हैं, स्मगलिंग है, इन सभी चीज़ों को रोकने का कार्य करती है। चलिए बच्चों, अब हम लोग आर्म फोर्सेस की बातें कर लेते हैं। देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। इंडियन आर्म फोर्सेस की 3 ब्रांचेस हैं। आर्मी फाइट ऑन द लैंड। जो आर्मी है वो हमेशा लैंड के ऊपर युद्ध करती है। नेवी सिक्योर द सी बॉर्डर्स। नेवी जो है हमारी सी बॉर्डर्स की सिक्योरिटी करती है। एयरफोर्स कीप द विजिल ऑन स्काई। जो एयरफोर्स है वो स्काई के अंदर सिक्योरिटी का ध्यान रखती है। द एयरफोर्स अटैक। 3 ब्रांचेस ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस हैव देयर ओन चीफ। तीनों ही ब्रांचेस के अपने अपने चीफ होते हैं। इनका अपना अपना फ्रेमवर्क होता है और जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तीनों ही सशस्त्र सेनाओं का जो हेड होता है वो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। इंडियन आर्मी इज ए हाईली ट्रेंड, डिसिप्लिन एंड माइटी फोर्स इन द वर्ल्ड। देखिए, जो भारतीय सेना है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और डिसिप्लिन वाली सेना है जो पूरे विश्व में फेमस है। जो न्यूक्लियर वेपन्स और जितने भी अत्याधुनिक हथियार हैं उसको चलाने में सक्षम है। द इंडियन आर्म हैड प्रूव्ड माइट द लेटिंग अटैक्स ऑन एनिमी। भारतीय सेना ने कई बार अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया है। इन 1962, 1965, 1971 and 1999, the Indian Army had played an important role in the ending of war, the established peace in the number of war or country in the world. देखिए, भारतीय सेना ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिसमें उन्होंने बहुत सारे युद्धों को समाप्त किया है और विश्व में शांति को स्थापित किया है बच्चों। इंडिया इज वर्किंग एज अ पीस मेकिंग फोर्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इंडिया हमेशा से अपनी जो शांति सेना है उनको भेजा करता है। द आर्मी हैज ऑल्सो एसोसिएटेड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग क्लेमिटीज लाइक साइक्लोन एंड अर्थक्वेक। इंडिया हमेशा से ही अपनी सेनाएं भेजा करता है यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है उसमें उस समय। इट इज़ नेसेसरी टू कीप प्रोवाइडिंग द स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स। देखिए, इंडिया को हर प्रकार के वेपन्स को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, टेक्नोलॉजी को हैंडल करने की ट्रेनिंग दी जाती है अपने आर्मी को, और हर प्रकार के जो एक वर्ल्ड लेवल आर्मी के पास चीज़ें होनी चाहिए वो सभी प्रोवाइड कराई जाती है। इंडिया हैज़ बीइंग परचेजिंग मिलिट्री इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम द अदर कंट्री। इंडिया मिलिट्री इक्विपमेंट्स और बाकी चीज़ें
दूसरे देशों से खरीदता है। इंडियन साइंटिस्ट हैव द सक्सेसफुल डेवलप द फाइनेस्ट इंडिजीनियस मिलिट्री टेक्नोलॉजी। भारतीय वैज्ञानिकों ने भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। इंडियन डिफेंस साइंटिस्ट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO आर कॉन्स्टिट्यूट ड्यूरिंग द एफर्ट्स दिस डायरेक्शन। इंडिया के अंदर जो वेपन्स का निर्माण है वो DRDO के अंतर्गत किया जा रहा है। वर्किंग विद द बिकम द सेल्फ रिलेटेड डेवलपमेंट मिलिट्री इक्विपमेंट। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को बहुत हद तक सेल्फ रिलायबल बना दिया है। इंडिया ने बहुत सारे मिसाइल्स भी बनाए हैं, जैसे अग्नि, पृथ्वी, टैंक फाइटर्स हमारे पास अवेलेबल, एयरक्राफ्ट हमारे पास, वारशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, वेपन्स हैं। इन सभी को हम लोगों ने अपने यहाँ पे डेवलप किया है। इंडियन सिक्योरिटी शील्ड्स कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं बच्चों। सुखोई 30 MK फर्स्ट इज द ट्वाइन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय रसिया टू मीट द इंडियन रिक्वायरमेंट। है सुखोई M30, ये इंडिया की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सभी की पूर्ति करता है। इट कैन कैरी मिसाइल्स लाइक ब्रह्मोस। ये अपने साथ ब्रह्मोस मिसाइल को लेके जा सकता है, निर्भया मिसाइल को लेके जा सकता है। इट इज़ अ मल्टी ट्रायल फाइटर फॉर ऑल वेदर्स। ये एक ऐसा फाइटर जेट है जो सभी मौसमों में कार्य करता है। इट कैन द शॉर्ट इवन द इनमेंट ऑफ वेदर कंडीशन। इसमें ख़राब मौसम का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेकेंड है ब्रह्मोस मिसाइल। दिस मिसाइल इज डेवलप्ड इन अ जॉइंट वेंचर ऑफ रसिया एंड इंडिया। ये रसिया और इंडिया का एक जॉइंट वेंचर है। इट्स इफेक्टिव रेंज अप टू 90 किलोमीटर्स। इसका जो इफेक्टिव रेंज है 290 किलोमीटर का है। इट कैन बी लॉन्च फ्राम द सबमरीन्स। इसको सबमरीन पे से लॉन्च किया जा सकता है। शिप्स, एयरक्राफ्ट एंड लैंड द लार्जेस्ट बेस्ड ऑन द लैंड ऑन द एरिया सी। इसको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। दिस मिसाइल इज़ कैपेबल टू डिस्ट्रॉय द हिडन टारगेट्स इन द हिली एरिया। ये किसी भी प्रकार के पहाड़ी क्षेत्रों में इसका यूज किया जा सकता है बच्चों। थर्ड है INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य इज़ द बिगेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है। द एरिया ऑफ द कैरियर इज द फुटबॉल। ये इतना बड़ा है जितना कि फुटबॉल का मैदान होता है। इट इज़ कैपेबल टू कैरी द ट्वाइन 4M MiG-29। ये अपने साथ 4 MiG-29 को अपने एयरक्राफ्ट रख सकता है। एक ही टाइम पे रनवे है इस पर। देयर इज द रनवे एयरपोर्ट 390 भीष्म टैंक। दिस टैंक कैन फायर अप टू द 5 किलोमीटर। इस टैंक की जो रेंज है वो 5 किलोमीटर है। दिस टैंक डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल अटैक्स। इस टैंक के ऊपर किसी भी प्रकार का बायोलॉजिकल हो या रेडियो एक्टिव हो, किसी भी प्रकार का कोई भी अटैक इस पर लागू नहीं होता है। इट कैन बी कंट्रोल बाय रिमोट वाइल द सिटिंग इनसाइड। इसको रिमोट के द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है। द टैंक इज डिजाइंड बाय सच अ वेल इम्पैक्ट ऑफ द बॉम्ब बिकम्स वीक आफ्टर हिटिंग। इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया था कि ये अगर बम से भी हमला होता है तो इसके अंदर ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। द रेज जनरेटेड फ्रॉम द बॉम्ब कैन नॉट बी सोल्जर सिटिंग इनसाइड द टैंक। और इसकी जो बम की रेज होती हैं वे अंदर बैठे हुए सोल्जर को बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुंचा सकती है। नेक्स्ट इज द INS चक्र। इट्स अ न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन। द मैक्सिमम ऑपरेटिंग डेप्थ इज द सबमरीन इज 600 मीटर। ये लगभग 600 मीटर अंदर पानी के ऑपरेट किया जा सकता है। इट्स इंड्योरेंस कैपेसिटी द 3 मंथ्स। ये लगभग 3 महीने तक पानी के अंदर रह सकती है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल आपको पार्लियामेंट्री फोर्सेस के बारे में बताऊंगा। ओके, बाय बाय।